हेलो दोस्तों। आज हम संविधान की जो उद्देशिका है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। संविधान की उद्देशिका क्या है, और इस पर भी ये क्वेश्चन 11 फरवरी 2024 को जो आर का एग्जाम हुआ है उसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उद्देशिका को हम देखते हैं। उद्देशिका क्या है, फिर इसकी संविधान की विशेषता पढ़ाएंगे, फिर नागरिकता, एक एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे संविधान में क्या क्या है। तो सबसे पहले संविधान की उद्देशिका को समझते हैं, उद्देशिका क्या है। ठीक है, तो उद्देशिका जो है, सामान्यतः प्रत्येक अधिनियम का आरंभ जो होता है उद्देशिका से होता है। यानी कभी भी कोई जो अधिनियम लिखा जाता है या कोई किताब लिखी जाती है तो उससे पहले उसकी प्रस्तावना लिखी जाती है, यानी संपादकीय जिसको कहते हैं। वहीं जब संविधान की किताब बनी तो उसमें जो है संपादकीय जो लिखा गया उसी को उसकी उद्देशिका कहा जाता है, या उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। ठीक है, उद्देशिका या प्रस्तावना, या इंग्लिश में कहते हैं प्रियम्बल। प्रियम्बल बोला जाता है, तो प्रियम्बल लिखा गया। ठीक, तो चलिए इस पर देखते हैं प्रियम्बल क्या है, उसकी पूरी डिटेल को हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस पर आता है तो आप कर लीजिएगा। आज के बाद जब भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़िएगा मत, कर लीजिएगा पूरा। ठीक, तो देखते हैं। तो उद्देशिका क्या होती है, उसके मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। किसके, जो अधिनियम बना है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको, उसके आदर्श और आकांक्षाओं का उल्लेख करती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यानी एक चाबी है जो संविधान निर्माता थे उनके विचारों को जानने की, यानी उनकी थिंकिंग क्या थी। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है उद्देशिका, उनके विचारों को जानने की कुंजी कहा जाता है। अब इसको लिखा किसने था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। यानी जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देशिका को लिखा था और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया, लेकिन 12 जनवरी 1947 को ये अंगीकृत की गई। 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया, स्वीकृति दी गई उद्देश्य प्रस्ताव को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का जो संविधान है उसी से मिला करके ये ली गई है। ठीक है, तो जो है ये जो उद्देशिका है, तो ऑस्ट्रेलिया यूएसए के संविधान से मतलब कुछ ना कुछ मिलती हुई है थोड़ी। 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें जोड़े गए 1976 में। किसने, इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जोड़े थे। पहले हम थोड़ा एक वो देख रहे हैं इसमें उद्देशिका में, उसके बाद फिर इसकी पूरी डिटेल को हम समझते हैं। ठीक है, तो अब जरा हम पढ़ते हैं उद्देशिका हमारी है क्या, प्रस्तावना यानी प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल है क्या, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये जो है हम भारत के लोग का मतलब भारत की जनता से, यहाँ पर अभी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे कायदे से। ठीक है, पहले आप इसको जान लीजिए क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है सोवरेन कंट्री, यानी हमारा सिक्का खुद का चलना चाहिए, अपना सिक्का चले यहाँ। ठीक है, अपने नियम कानून हम खुद बनाएंगे, अपने हिसाब से स्वतंत्र रहेंगे, किसी के अधीन नहीं रहेंगे। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, सोवरेन बोला जाता है इंग्लिश में। समाजवादी यानी सोशलिस्ट। ठीक है, पंथनिरपेक्ष यानी सेकुलर, लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, गणराज्य का मतलब रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब क्या है आगे, सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक इकोनॉमिक, राजनैतिक पॉलिटिकल, न्याय यानी जस्टिस। ठीक है, इतनी चीज़ें दिलाने के लिए, विचार यानी थॉट समय, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन, विश्वास यानी क्रेडिबिलिटी जिसको हम कह सकते हैं, विश्वास को या फेथ भी कह सकते हैं, धर्म और उपासना यानी वर्शिप, धर्म और उपासना को हम कहते हैं इंग्लिश में वर्शिप। ठीक है, की स्वतंत्रता, इन सभी की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए संविधान में, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता का मतलब इक्वालिटी होना चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस मिलना चाहिए और अपॉर्चुनिटी सबको एक समान होनी चाहिए प्राप्त कराने के लिए। ठीक है, तो सभी लोगों को समान अवसर और प्रतिष्ठा मिलने के लिए, प्राप्त कराने के लिए अब क्या होना चाहिए, उन सब में व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा यानी स्टेटस, गरिमा जिसको बोला जाता है, व्यक्ति की गरिमा, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। एकता और अखंडता को कहते हैं इंटीग्रिटी। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब फ्रेटर्निटी। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली यानी फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो भी हम बाद में देखते हैं। तो उस जो तारीख थी हमारी, उस तारीख को भी हमने इसमें डाला है। ठीक है, उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में। तो कौन सी तारीख थी, शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये चूंकि हमारा विक्रम संवत है इसलिए इसको लिया गया है इसमें। ठीक है, विक्रम संवत। और एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी एडॉप्ट करते हैं। अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं, यानी हम क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं, और गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी एडॉप्ट करते हैं, इनएक्ट करते हैं और गिव टू आवर सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इतनी सी हमारी उद्देशिका है, छोटी सी, और इसी से पूरा हमारा संविधान डिस्क्राइब हो जाता है कि इसके अंदर, किताब के अंदर है क्या। यानी जो प्रस्तावना लिखी गई है उससे पता चलता है कि हमारे संविधान के अंदर क्या है पूरी किताब। अब किताब खोल के हम पढ़ेंगे, उसमें एक एक आर्टिकल्स को, एक एक भाग को,
ठीक है, एक एक अनुच्छेद को, एक एक भाग को जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल हमको समझ में आएगी क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल हम उद्देशिका पर डिस्कस करते हैं, पूरा उद्देशिका क्या है और इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो है, 15-20 मिनट का रहेगा आपका, लेकिन बहुत काम का वीडियो है, आपके लिए बहुत काम आएगा। जो भी IAS PCS का एग्जाम दे रहे हैं, अदर कोई RO को दे रहे हैं, या कोई भी स्टेट लेवल का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, उसमें सब में काम आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और देख लें हम, कि इसमें जो इसकी भाषा है पहले उसको समझ लें हम भारत के लोग, ये क्या है इसका मतलब, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, आरंभ उद्देशिका का यहीं से होता है, हम भारत के लोग, यानी यहीं पर बात खत्म, यानी पूरा संविधान जो है वो देश की जनता में ही निहित है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, इसका मतलब ये है कि संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है। ठीक है, वहीं समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, संविधान द्वारा प्रदत्त संप्रभुता जनता में ही निहित है, यानी सोवरेनिटी जो है केवल यहाँ की जनता में निहित है, यानी जनता सर्वोपरि है, जो वो चाहेगी वो होगा। ठीक है, यानी IAS IPS अधिकारी कोई वैल्यू नहीं, किसी नेता की कोई वैल्यू नहीं, किसी मंत्री की कोई वैल्यू नहीं, प्रधानमंत्री की कोई वैल्यू नहीं, जनता सर्वोपरि है, वो चुन के भेज रही है तो उसके लिए आपको काम करना है। लेकिन होता ठीक इसको उल्टा है, वो जनता से अपनी सेवा करवाने लगते हैं। ठीक है, आज के टाइम में भारतीय संविधान उसकी इच्छा का परिणाम है। ठीक है, ये शब्द जो है कहाँ से लिए गए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिए गए हैं। अब संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, यूएनओ से लिए गए, यूएनओ के चार्टर से लिए गए। तो आपका ऑप्शन अगर जो आए कि ये हम भारत के लोग कहाँ से लिया गया है, तो यूएनओ के चार्टर से लिया गया है। लेकिन अगर जो ऑप्शन में USA दिया गया है, अमेरिका के संविधान, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अगर जो ये दोनों दिए हैं, यानी यूएनओ और USA दोनों दिए हैं, तो यूएनओ पे ही टिक करेंगे आप। ठीक है, और अगर जो यूएनओ नहीं दिया है तो USA पे लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ से ये लिया गया है, हम भारत के लोग। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर से लिया गया है। अब देखते हैं हम आगे, दूसरा शब्द इसमें आता है संप्रभुता। ठीक है, अभी RO का एग्जाम जो 11 फरवरी को हुआ है, तो इसमें ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, तो क्रमवार देखते हैं अभी, और इसके ऊपर भी MCQ लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस लगाएंगे अभी। ठीक है, दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवरेन। सोवरेन का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन राष्ट्र होगा भारत। सोवरेन का मतलब अपना डिसीजन खुद ले, यानी भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है, यानी किसी दूसरे देश पर डिपेंड नहीं, अपने डिसीजन खुद लेगा। यानी कि पहले इंग्लैंड के गुलाम थे ना हम लोग, तो इंग्लैंड वालों के अधीन रहते थे, तो जो वो बताएंगे वहीं हम करेंगे, उन्हीं का नियम चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, अब हम लोग संप्रभु हो गए हैं, यानी सोवरेन हो गए, हम लोग अपने डिसीजन खुद लेंगे, यानी अपना सिक्का चलाएंगे, खुद अपना सिक्का चलेगा यहाँ। ठीक है, और संप्रभुता जनता में निहित है, तो इसी के अनुसार जो है राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं है, क्योंकि वह इसका पूर्णतः स्वैच्छिक सदस्य है। ठीक है, तो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल जो है, राष्ट्रकुल जिसको बोला जाता है, उसका सदस्य है, तो इसलिए भारत की संप्रभुता के प्रतिकूल है, प्रतिकूल नहीं है। ठीक है, तो संप्रभुता का मतलब हम समझते हैं, आप समझ गए होंगे। उसके बाद फिर आ जाता है समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है, ये जब मूल संविधान लिखा गया था, मूल प्रस्तावना जब लिखी गई थी, प्रीएम्बल, तो उसमें ये शामिल नहीं था सोशलिस्ट। इसको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, उस समय इंदिरा गांधी यहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने इसको जोड़ा था। इसके पीछे भी एक कारण था। ठीक है, इन्होंने 3 शब्द जोड़े थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो उस समय इनकी काफ़ी किरकिरी हो रही थी कि ये एक कट्टर नेता हैं, एक मतलब ये थोड़ा सा मतलब एक तरफा ये रहती हैं हमेशा। ठीक है, तो इन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए किया था, इसमें जो जोड़ा था। ठीक है, तो समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया, ये 42वें संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ये पहले जो था उद्देशिका में नहीं था। ठीक है, मूल उद्देशिका में नहीं था, प्रस्तावना में, यानी मूल प्रस्तावना में ये शब्द नहीं था। ठीक है, तो भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो नेहरू जी की अवधारणा पर आधारित है। तो समाजवादी का मतलब यही हो गया। ठीक है, साम्यवादी समाजवाद में राज्य का नियंत्रण अधिक कठोर होता है। ठीक है, जो साम्यवादी यदि कम्युनलिज्म वाला जो होता है समाजवाद, उसमें राज्य का नियंत्रण ज़्यादा होता है, लेकिन लोकतांत्रिक में जनता का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक है समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद में नियंत्रण अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, भारत ने क्या किया, भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। बीच का रास्ता कैसे अपनाया, भारत ने बीच का रास्ता अपनाकर मिश्रित व्यवस्था को जन्म दिया। ठीक है, अब भारत के विभिन्न जो उपबंध हैं, जैसे आर्थिक न्याय, ठीक है, भाग 4 में है, और आर्टिकल 39 में है, 39B में है, C में है, समाजवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है आपका समाजवाद। फिर आ जाते हैं इसके जो शब्द हैं, और समाजवाद के बाद फिर आता है आपका पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष आपका सेकुलर, सेकुलर शब्द है इसका, ये भी पहले नहीं था, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था। तो सेकुलर का मतलब होता है एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य किसी धर्म विशेष को राज धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, इसका मतलब ये होता है सेकुलर। तो सेकुलर कंट्री जैसे आपका ये धर्मनिरपेक्ष जो है, पंथ निरपेक्ष, ये अमेरिका के संविधान में भी है। ठीक है, बल्कि वह सभी धर्मों को तटस्थता भाव से समान संरक्षण प्रदान करता है, जब वो सभी धर्मों को एक समान मानता है और सभी को समान संरक्षण देता है। पंथ निरपेक्ष का मतलब यही हो गया, सेकुलर।
अच्छा, कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष लिख देते हैं, तो कुछ लोग कन्फ्यूज रहते हैं धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, इसमें अंतर क्या है। कई स्टूडेंट ने हमसे क्वेश्चन ही पूछा। तो एक्चुअली में पंथ जो होता है, कुछ धर्म जो है वो पंथ हैं, जैसे कबीर पंथी वगैरह, ठीक है, जैसे जय गुरुदेव, ये पंथ है, ये कोई धर्म नहीं है, पंथ है, इसलिए इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द का यूज़ किया गया है। ठीक है, कहीं कहीं धर्म निरपेक्ष भी लिखा रहता है। धर्म का मतलब हो गया जैसे आपके धर्म है, ठीक है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म है, तो ये धर्म है। पंथ हो जाते हैं किसी एक धारा, एक विचारधारा को, भक्ति धारा, ठीक है, जैसे कोई सूरदास सूर भक्ति रस जैसे नहीं है, भक्ति धारा हिंदी में है, तो उसमें कबीर पंथी वगैरह नहीं है, तो वो पंथ हो जाता है। तो यानी सेकुलर का मतलब वो सब हो गए, सबको एक समान समझा जाएगा, ठीक है, सभी लोग जो हैं सभी को संरक्षण प्राप्त है। फिर आ जाता है लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि लोगों का तंत्र, यानी जनता का तंत्र। जनता का तंत्र, अब्राहम लिंकन जो थे वो काफ़ी लोकतांत्रिक शासक माने जाते हैं। तो लोकतंत्रात्मक शासन जनता के लिए जनता द्वारा स्थापित शासन होता है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। क्या कहा था, इंग्लिश में इसको कहते हैं जनता का, ठीक है, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन, उसको हम लोकतांत्रिक कहा जाता है, यानी डेमोक्रेटिक। ये चूंकि नेहरू ने ओरिजिनल जो प्रस्तावना लिखी थी उसमें था, ठीक है। भारत का जो है मतलब एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक है, तो भारत की जनता में निहित है, ठीक है। लोकतांत्रिक प्रणाली या प्रतिनिधि प्रणाली कहा जाता है इसे, ठीक। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका जो वर्ड है आपका गणराज्य। गणराज्य भी ओरिजिनल प्रस्तावना में था, ये प्रियम्बल में था, रिपब्लिक जिसको कहा जाता है। भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब यह है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत होगा। जैसे इंग्लैंड में है, वहाँ की महारानी क्या होती है, वंशानुगत होती है, ठीक है, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री भी है, तो वहाँ पर लोकतंत्र भी है और राजशाही भी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं रखा गया, यहाँ राष्ट्राध्यक्ष तो होगा यानी राष्ट्रपति, लेकिन वो निर्वाचित होगा, मतलब उसको चुना जाएगा, ये नहीं कि खानदानी चला रहा हो, ठीक है। गणराज्य के सभी नागरिक समान होते हैं, अतः वह किसी भी लोक पद हेतु निर्वाचित हो सकते हैं, यानी सभी नागरिक एक समान है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति भी बन सकता है, प्रधानमंत्री भी बन सकता है, ठीक है। तो रिपब्लिक बोला जाएगा इसको, वो बन सकता है, यानी कि वंशानुगत चला रहा हो, ठीक है। और इंग्लैंड में क्या है, लोकतंत्र के साथ राजतंत्र को अपनाया गया। चलिए, तो ठीक है, हमने बता ही दिया आपको। संविधान की प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को क्या दिए गए हैं, न्याय, जस्टिस, स्वतंत्रता, समानता सुनिश्चित कराने का संकल्प व्यक्त किया गया है। न्याय क्या होते हैं, न्याय 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामाजिक न्याय, सोशल न्याय होता है, सोशल जस्टिस बोला जाता है, इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय होता है, राजनीतिक पॉलिटिकल जस्टिस। स्वतंत्रता क्या कौन सी होती है, फ्रीडम, विचारों की स्वतंत्रता होनी, मतलब विचार हमारे स्वतंत्र होना चाहिए। अभिव्यक्ति यानी बोलने की आज़ादी होना चाहिए, हम अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। विश्वास यानी फेथ की होना चाहिए, ठीक है, फ्रीडम। धर्म की स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी वर्शिप की स्वतंत्रता होना चाहिए। समानता क्या क्या होना चाहिए, इक्वलिटी, तो प्रतिष्ठा की और अवसर की, यानी हमको सबको जो है प्रतिष्ठा और अवसर मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, स्टेटस मिलना चाहिए, ठीक है। तो प्रस्तावना जो है अपने सभी नागरिकों में ऐसी बंधुता बढ़ाने का संकल्प लिया गया जो व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली है। और अखंडता शब्द जो है वो भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी 3 शब्द जुड़े थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा था, ठीक है। और उद्देशिका के अंतिम भाग में लिखा है, संविधान को अंगीकृत करने तथा अधिनियमित करने की तिथि का वर्णन किया गया। 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट कर लिया गया और इनैक्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा है, और देखिए यहाँ पर लिखा है 26 नवंबर को एक्सेप्ट कर लिया गया। विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर, चूंकि जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो 26 नवंबर को हम विधि दिवस के मनाते हैं, कानून दिवस के रूप में मनाने लगे। यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड पीसीएस का, ठीक है, उसमें पूछा गया था। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों एवं आदर्शों को अंतर्निविष्ट किया गया है, उनकी व्याख्या मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्यायों में की गई है, ठीक है। हमारे संविधान निर्माता एक ऐसे कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना चाहते थे जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर आधारित हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। इस प्रकार जो है संविधान की प्रस्तावना उसका अभिन्न अंग है। प्रस्तावना जो है वो संविधान का अभिन्न अंग है। अब इस पर डिस्कस करेंगे कि अभिन्न अंग है कि नहीं है, कई बार केस हुआ, तो कौन कौन से केस है वो डिस्कस करेंगे। यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। इसमें शासन के उद्देश्यों का उल्लेख, इसका उपयोग संविधान के अस्पष्ट उपबंधों के निर्वाचन में किया जा सकता है, किंतु यह संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, ठीक है, और ना ही न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकेगी। इसका संशोधन किया जा सकता है, किंतु उस भाग का नहीं जो संविधान का आधारभूत ढांचा है, यानी संशोधन किया जा सकता है लेकिन आधारभूत ढांचे का नहीं। लेकिन इस पर कई बार केस हुआ, तो उस केस को भी हम डिस्कस करेंगे आपसे, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, या उद्देश्य का, उसकी पूरा संक्षिप्त सार था। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के ऊपर आ जाते हैं कि जो परीक्षा की दृष्टि से जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपको, ठीक है। तो देखते हैं क्या उद्देश्य का संविधान का अंग है। अब इसमें क्या हुआ कि एक थे इनरी बेरुबारी, ये केस हुआ था भारत सरकार के साथ, इनका केस हुआ था इनरी बेरुबारी 1960 में। इन्होंने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की और उसने कहा कि जो है उद्देश्य का संविधान का प्रेरणा स्रोत भले ही हो, किंतु यह संविधान का अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं है। उन्होंने केस दायर कर दिया 1960 में, ठीक है। तो
इसके ना अब इन्होंने कहा कि इसके ना रहने से इसके मूल उद्देश्यों में कोई अंतर नहीं पड़ता। किसने कहा? बेरुबारी ने। तथापि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध या अस्पष्ट है वहां उद्देशिका संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। ठीक है, इन्होंने कहा कि संविधान की जो भाषा है वो अस्पष्ट है, मतलब क्लियर नहीं है, थोड़ा सा डाउटफुल है भाषा। भाषा थोड़ी सी कहीं कहीं पर लगता है डाउटफुल, लेकिन डाउटफुल है नहीं, उसको एक्सप्लेन किया जाए तो उसको समझ में आ जाएगा। लेकिन इनको लगा कि डाउटफुल है तो उन्होंने केस कर दिया, उन्होंने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में। अब इस केस में ये हुआ, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो है ये जो उद्देशिका है ये संविधान का अंग नहीं है। चलो ठीक है भाई, हो गया केस इनका। अब इन्होंने क्या कहा कि ये निर्माताओं को समझने की जो है मतलब एक कुंजी है, यानी संविधान निर्माताओं को के विचारों को जानने की कुंजी है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने कहा है कि संविधान निर्माताओं यानी उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, तो ये कहा था इनरू बेरुबारी ने। ठीक है, फिर आए केशवानंद भारती। केशवानंद भारती जो थे बनाम केरल राज्य, इनका केस चला 1973 में, इन्होंने केस किया। इन्होंने क्या किया कि जो बेरुबारी का जो केस था उसके उलट इन्होंने केस किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा उद्देशिका संविधान का एक भाग है। इन्होंने ये कहा इस उद्देशिका संविधान का भाग है। जब कई एक पार्ट है, 22 भाग है ना संविधान में, तो उद्देशिका भी उसका एक पार्ट है। संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है, यानी अन्य जितने भी उपबंध है इसमें, यानी जितने भी पार्ट है जिनका वो स्थान है वहीं उद्देशिका का भी है, यानी प्रियम्बल का। उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके, मूल ढांचे के अलावा उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, ये उन्होंने कहा। संविधान के निर्वचन में उद्देशिका का बहुत बड़ा महत्व है। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, यानी ये जो है जस्टिस के योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ये कहा किसने? केशवानंद भारती ने। अब क्या हुआ, 73 में ये लाए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की, तो इनका केस मतलब ये जीत गए। तो जैसे ये हुआ कि संविधान का एक भाग है और पूरे संविधान में ये लिखा गया है कि भाग में चेंज किया जा सकता है, भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, या जो मामूली संशोधन होते हैं, नॉर्मल वाले होते हैं, वैसे भी किया जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेशल भी संशोधन में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि किस किस तरह के संशोधन होते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है। तो जब देखा संशोधन हो सकता है, तो 1976 में इंदिरा गांधी की छवि खराब हो रही थी, इमरजेंसी वगैरह लागू करने वाली थी ये। ठीक है, ये काफ़ी इनकी एक्सट्रीम हो गई थी, बहुत ज़्यादा ये नेता जो थी कट्टर नेता हो गई थी। तो इन्होंने अपनी छवि को सुधारने के लिए क्या किया कि इसमें परिवर्तन कर दिया उद्देशिका में, क्योंकि कहा गया था उद्देशिका संविधान का भाग है तो इसमें परिवर्तन हो सकता है। इनका जो भाग है तो परिवर्तन हो सकता है, तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया। तो क्या किया, 42वां संविधान संशोधन किया इन्होंने, इंदिरा गांधी ने, और इसमें 3 शब्द जोड़े, एक समाजवादी और एक धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष जिसको कहते हैं सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी अखंडता, 3 शब्द इन्होंने उठा के इसमें जोड़ दिए। बाकी एज इट इज रहा, जो उसमें मूल उद्देशिका थी वो तो वैसी रही, लेकिन 3 शब्द और जोड़ दिए इन्होंने इंदिरा गांधी ने। तो इसी का फायदा उठा करके, केशवानंद भारती के इसका फायदा उठा करके इंदिरा गांधी ने इसमें चेंज कर दिया। उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ, केवल एक ही बार इसमें उद्देशिका में चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है। ठीक है, फिर क्या हुआ, जस्टिस रामास्वामी आए 1993 में। एसआर बोम्मई का बात था, तो रामास्वामी ने एक निर्णय दिया, इसमें क्या दिया कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है। अब प्रस्तावना जो संविधान का अंग है, इन्होंने फिर वही बेरुबारी वाला केस कर दिया। अंग उन्होंने कहा था अंग नहीं है, तो इन्होंने कहा अंग है। सरकार का प्रजातांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन भी इसकी मौलिक संरचना में शामिल है। यानी उन्होंने क्या कहा, प्रजातांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक, संघीय मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, राष्ट्रीय एकता अखंडता इंटीग्रिटी नेशनल इंटीग्रिटी, धर्मनिरपेक्षता यानी सेकुलर, समाजवादी सोशल, सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस और न्यायिक पुनरावलोकन यानी जस्टिस, पूरी तरह से इन्होंने कहा कि संरचना में शामिल है। किसने कहा? जस्टिस रामास्वामी ने। केस था एसआर बोम्मई वाद 1993 में। ठीक है, फिर क्या हुआ, हिदायतुल्लाह जो थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा। मूल आत्मा किसने कहा? हिदायतुल्लाह ने। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसको मूल आत्मा किसने कहा है उद्देशिका को, तो न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा। ठीक है, जबकि अंबेडकर ये कहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में जो है, जो मौलिक अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार को इसकी संविधान की आत्मा कहा अंबेडकर जी ने। ठीक है, के.एम. मुंशी ने उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री यानी पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा। किसने? के.एम. मुंशी ने कहा। सुभाष कश्यप ने जो है उद्देशिका को कहा कि जो है संविधान शरीर है तो उद्देशिका जो है उसकी आत्मा है। किसने कहा? सुभाष कश्यप। ये बहुत बड़े, ये भी संविधान के बारे में उन्होंने किताबें लिखी, सुभाष कश्यप की किताबें बहुत सी आती हैं, पढ़िएगा, देखिएगा, अच्छी किताबें हैं। तो इन्होंने कहा कि जो है संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है। इन्होंने भी कहा उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। ठीक है, ये सुभाष कश्यप ने कहा। तो उद्देशिका के बारे में निम्न लोगों ने ये कहा है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर से यानी उद्देशिका से, प्रस्तावना से, जो परीक्षा की दृष्टि से मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस पर हम जरा डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट है, मूल उद्देशिका में भारत को कैसा राज्य बनाने का संकल्प लिया गया था? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये केवल 3 शब्द रखे गए थे। 2 शब्द जो है इसमें सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष और आपका जो है समाजवाद
सोशल, ये दो बाद में जोड़े इंदिरा गांधी ने जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में, बल्कि 3 जोड़े थे उन्होंने, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा 42वें संविधान संशोधन में, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था। ठीक है, 1976 में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। किस बात में यह कहा गया कि संविधान के उद्देश्य का उसका अंग नहीं है, तो बेरोजगारी केस में कहा गया। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी कहा गया किसे, उद्देशिका को कहा गया। किस मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया। किस बात में संविधान की उद्देशिका में संशोधन का प्रावधान किया गया, केशवानंद भारती में कहा गया। ठीक है, 1973 में किया गया, कहा गया था, ये आया था। ठीक है, उसके बाद संशोधन हो गया उसी में। ठीक है, फिर इसमें पूछा जाता है कि कौन प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो क्या कहा गया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये 5 शब्द इसमें कहे गए हैं भारत को के बारे में। ठीक है, फिर देखते हैं कौन से परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं आपसे। तो देखिए, फिर यहाँ पर लिखा है, उद्देशिका में निहित आधारभूत ढांचे की अवधारणा का निर्णय किस बात में किया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। उद्देशिका के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, हम भारत के लोग में है। ठीक है, भारत की जनता में निहित है। संप्रभु शब्द का अर्थ क्या है, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य सभी मामलों को में पूर्णता स्वतंत्र है, यानी अपने आप खुद डिसीजन ले अपने आंतरिक मामले और बाह्य मामले में। ठीक है, यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष, भारत में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, मतलब जो भारत की जो सरकार है या भारत है उसमें अपना कोई धर्म नहीं, सभी धर्म समान है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, संविधान की प्रस्तावना जो है इसकी आत्मा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्य एवं आदर्शों की व्याख्या संविधान में कहा की गई, मूल अधिकारों में की गई, नीति निर्देशक तत्वों में की गई और मूल कर्तव्यों में भी की गई। ठीक है, व्याख्या जो की गई है, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 14, 16, 39 का के अंतर्गत स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार एक संवैधानिक लक्ष्य है, अतः यह एक मूल अधिकार है। तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ इस केस में कहा गया था। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। दूसरे क्या है, जरा इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। ठीक है, आधार, अच्छा, इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है कि वह उद्देशिका में निहित किसी आधारभूत ढांचे को नष्ट करता है। ठीक, जब तक केशवानंद भारती बनाम केस नहीं आया था तब तक ये था, लेकिन उसके बाद हट गया था। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित करना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत एक संकल्प है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, लोअर पीसीएस में भी पूछा गया है। ठीक, उसके बाद आते हैं कि विश्व की बहुत सी क्रांतियां हुई, उसका भी असर हमारे भारत के संविधान पर पड़ा, मतलब भारत के संविधान में देखने को मिलता है। विश्व की कई एक क्रांतियां हुई। ठीक है, तो पहली जो क्रांति हुई थी आपकी इंग्लैंड की क्रांति, 1688 में जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी, गौरवपूर्ण क्रांति बोली जाती है, इंग्लैंड में हुई थी गौरवपूर्ण क्रांति। इसमें क्या हुआ था कि रक्तपात वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्रांति हुई थी। या युद्ध के लिए इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। ठीक है, बिना किसी मतलब खून खराबे के ये क्रांति हुई थी और इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा असर लाई है। ठीक है, इस क्रांति के बाद इंग्लैंड से निरंकुश जो राजतंत्री शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। ठीक है, उसके स्थान पर देश का शासन संसद के हाथों में आ गया 1688 क्रांति के बाद इंग्लैंड में। ठीक है, इसी से प्रेरणा लेकर के फ्रांस, रूस, अमेरिका में भी क्रांतियां हुई। इसके बाद फ्रांस में हुई, रूस में हुई, अमेरिका में भी हुई। इसके बाद अमेरिकी क्रांति 1776 में हुई। ठीक है, अमेरिका के 13 ब्रिटिश उपनिवेशों की जनता ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो आक्रोश प्रकट किया उसे अमेरिकी क्रांति या स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। इस क्रांति को 4 जुलाई 1776 को स्वाधीनता की घोषणा की गई, यानी अमेरिका का जो आज़ादी का दिन जो है 4 जुलाई को मनाया जाता है। यानी अमेरिका की जैसे भारत में 15 अगस्त मनाया जाता है आज़ादी का दिन, ऐसे अमेरिका में 4 जुलाई को आज़ाद हुआ अमेरिका। 1776 में आज़ाद हो गया अमेरिका। ठीक है, पहले भी गुलाम था इंग्लैंड का, जिसमें कहा गया कि सभी मनुष्य समान है एवं उन्हें जीवन, स्वतंत्रता, खुशी का प्राकृतिक अधिकार है, अप्रतिदेय अधिकार है, ये कहा गया। फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांस में भी रेवोल्यूशन हुआ, हमने एक वीडियो बनाया भी है फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, तो देख लीजिएगा। उसमें लुई 16वें को लेकर के क्रांति हुई थी। ठीक है, उनका राजशाही हटाई गई थी। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें 3 शब्द जो आए थे वो हमारे संविधान में लिए गए हैं, यानी फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। याद करने का जो आसान तरीका है 1, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसमें 3 शब्द जो हमारे प्रस्तावना में भी रखे हैं, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व, यानी स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से आए हैं हमारे, जो उद्देशिका में रखे गए। ठीक है, और 22 सितंबर को ये भी गणतंत्र बन गया। कौन, फ्रांस। 22 सितंबर 1792 को गणतंत्र हो गया। फिर उसके बाद औद्योगिक क्रांति का भी असर देखने को मिलता है हमारे संविधान में। 18वीं शताब्दी में हुई थी औद्योगिक क्रांति। तो इंग्लैंड में पहले शुरुआत हुई थी औद्योगिक क्रांति, फिर ये पूरे यूरोप में फैल गई और इसके बाद फिर पूरे विश्व में भी फैल गई थी। तो इसका भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है हमारे संविधान पर। ठीक है, अब हम, अच्छा कुछ और भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये भी देख लीजिए। ठीक है, विश्व का प्रथम पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए है। किसका कथन है, संविधान शरीर है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है, तो सुभाष कश्यप व्यू पर हमने बताइए आपका। राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रभुता। प्रस्तावना समाजवादी तंत्र से कब जोड़ा, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो केवल एक ही बार हुआ था, 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था 42वां।
भारत कब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बना? 26 जनवरी 1950 को बना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होगा, इसका मतलब ये है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत अधिनियमित किया गया? 26 नवंबर 1949 को, जो कि उद्देशिका में लिखी है प्रस्तावना में, ठीक है। भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? भारतीय जनता के द्वारा किया गया था, संविधान सभा के माध्यम से किया गया था, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को कौन कौन से न्याय सुनिश्चित करती है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देती है, ठीक है, जनता को। प्रस्तावना नागरिकों को कौन कौन सी स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है? विचार की, अभिव्यक्ति की, यानी मत व्यक्त प्रकट करने की, विश्वास की, फेथ की, धर्म की, उपासना की, ठीक है, यानी वर्शिप की, अपना धर्म बना सकते हैं, ठीक है। किस वाद में पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? तो एसआर बोमई बना भारत संघ में, ठीक है। भारत में संप्रभु कौन है? हम भारत के लोग। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे प्रस्तावना को लेकर, जो कि निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इनको सही क्रम में सजाना है। सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले आया था आपका सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक आया, फिर आया आपका समाजवादी, फिर आया फिर धर्मनिरपेक्ष, फिर प्रजातांत्रिक। सार्वभौमिक का मतलब संप्रभु, संप्रभु आया, समाजवादी आया फिर शब्द, फिर आया सेकुलर, फिर आया डेमोक्रेटिक यानी प्रजातांत्रिक। पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 1 4 2। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो भारतीय संसद को जो नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, यानी सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आएगा, तो बनाने का अधिकार है, यानी सी वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवाद जोड़ा गया था, ठीक है, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, और समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द 2 ही जोड़े इसमें से आएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड आपका, फर्स्ट और थर्ड वाला जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। एक और जुड़ा था अखंडता, वो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड 2 ही सही हुए इसके, फर्स्ट और थर्ड, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं होगा, यानी जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष है वो चुना जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसी से पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो लोअर सबऑर्डिनेट में क्वेश्चन आया था, इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, व्यक्ति की प्रतिष्ठा सुनिश्चित करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका, अच्छा इसमें आपको सम्मिलित पूरा करना है, तो इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? तो आपका आ जाएगा प्रतिष्ठा भी है, अवसर की समानता है, ठीक है। इसके लिए जो आपका ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन है आपका भारत, 5वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के आमुख्य का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय ये भी है, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भी शामिल है, अवसर की समानता ये भी शामिल है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यानी चारों आपके ऑप्शन जो है वो ठीक है इसमें जो आएंगे, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी, चारों ऑप्शन इसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, लौकिक सार्वभौमिकता जो है हम भारत के लोक शब्दों से स्टार्ट होता है, छठे वाले में, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? तो पहला वाला सही है, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, ये बाद में जुड़े थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन में। 8वां क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां, देखते हैं, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है आंसर हमारा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पीसीएस आईएएस के एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, डिटेल वाले। तो इसमें पढ़ते हैं, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतत्व उद्देशिका बना, ठीक है, उद्देशिका बना, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ठीक है, न्याय योग्य नहीं है इसकी प्रकृति, ठीक है भाई, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो संशोधन तो किया गया, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, तो 3, तो 1 2 और 4 यही ठीक है, 1 2 4 इसमें जो है सही है, बाकी तीसरा वाला इसका सही नहीं है, तो हमें का आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 10वां, भारतीय गणतंत्र 26/11/1950, भारतीय गणतंत्र जो है 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? उस समय जो सही वस्तुस्थिति थी वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 ही शब्द थे, 2 बाद में जुड़े थे। 11वां है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सा सही है? तो सामाजिक समानता संविधान में प्रदत्त नहीं है, देश में सामाजिक समानता संविधान में प्रत्ययभूत है, तो सी वाला सही हो जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, सभी धर्म समान है, इसका मतलब ये हुआ। 13वां है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं सम्मिलित था? अखंडता नहीं था, अखंडता बाद में जुड़ा है।
14वां है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? उद्देशिका में नहीं है तो लोक कल्याण नहीं है, बाकी सब है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? कि किस वाद में किया था? तो इसको देखते हैं हम। किस वाद में किया गया था? तो बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, बोम्मई बनाम, SR बोम्मई 1993 में किया गया था ये, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार जो है नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यानी प्रेसिडेंट रूल नहीं चलता बल्कि प्राइम मिनिस्टर यहाँ का मेन होता है, वो चलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो आपका आ जाएगा संप्रभुता, सोवरेनिटी जिसको बोला जाता है। ये क्वेश्चन देखिए, अभी RO 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, 11 फरवरी 2024 में जो RO का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं हम, क्या है ये 18वां क्वेश्चन। भारतीय संविधान का प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले क्या आया था? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, यानी जनवादी का मतलब लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, गणतंत्र, तो डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20वां वाला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई। कहाँ की गई व्याख्या? तो मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी नहीं था, अखंडता नहीं था, और पंथ निरपेक्ष, यानी 1, 2, 3, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नीचे अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में दिया गया आमुख, संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू होता है, महत्वपूर्ण है और उसकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लिखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करता है। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? सभी को सम्मिलित करना है आपको, सभी को मतलब मिला के बताना है, आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहला वाला नहीं है, बाकी सब है इसमें, तो 2, 3, 4, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। कब किए गए थे? तो ये आपको हम पीछे पढ़ाई चुके हैं पूरा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णता और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, ये सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, कर्तव्य रूस से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो आयरिश संविधान से, ठीक है। तो ये आपके इतने MCQ हैं जो कि प्रस्तावना पे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से लगा लीजिए, चाहे आप PCS दीजिए, चाहे IS दीजिए, चाहे RO दीजिए, चाहे UPSSC, SSC, कोई भी एग्जाम दीजिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रस्तावना में, ठीक है। अभी RO में पूछा ही गया इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक, तो इसको आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए।